नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है प्रणव हालदार जी ने शिलोंग, मेघालय से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से आप चले तो जाते हैं, लेकिन वो जगह आपको नहीं छोड़ती। वो देखती हैं कि कौन पलट कर देखता है, और कभी कभी वो पीछा करना शुरू कर देती हैं। आज हमारे पास शिलोंग मेघालय से प्रणव हल्दर का भेजा हुआ एक पत्र है। ये एक ऐसी इमारत के बारे में है जिसे बानेरा अस्यालम के नाम से जाना जाता था, और ये कहानी इस बारे में है कि कैसे प्रणव ने तो उस इमारत को छोड़ दिया, पर उस इमारत ने प्रणव को नहीं छोड़ा। आज हम सिर्फ इस कहानी को सुनेंगे नहीं, हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं के पीछे के पैटर्न्स क्या होते हैं, और जब कोई जगह किसी इंसान का पीछा करने लगती है तो इसका असल में मतलब क्या होता है। चलिए इस खत की गहराइयों में उतरते हैं। तो प्रणव हमें बताते हैं कि करीब 10 महीने पहले वो शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान मेंटल हेल्थ कॉम्प्लेक्स गए थे। देवदार के जंगलों के बीच बनी एक पुरानी इमारत, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और टूटी हुई खिड़कियां सीधे पेड़ों को घुरती थीं। और वहाँ पहले भी जा चुके थे, है ना? हाँ, वो कहते हैं कि वो वहाँ पहले भी कई बार जा चुके थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। और यही अक्सर होता है, लोग एक ही हॉन्टेड जगह पे कई बार जाते हैं और कुछ नहीं होता। फिर एक दिन अचानक वो जगह उनसे बात करने का फैसला करती है। सही कहा। उस दिन प्रणव एक लंबी संकरी कॉरिडोर से गुजर रहे थे, जिसके दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे थे। जब वो उस गलियारे के आखिर तक पहुंचकर वापस मुड़े, तब उन्हें कुछ दिखा। दरवाजे के फ्रेम से कुछ झांक रहा था, बस एक पल के लिए, एक परछाई जो आसपास की परछाइयों से भी ज्यादा गहरी थी। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प डिटेल है। प्रणव लिखते हैं कि उन्हें उस परछाई को देखकर डर या खतरे का एहसास नहीं हुआ। हाँ, ये सबसे अजीब बात थी। उन्हें डर नहीं, बल्कि एक गहरा असहनीय दुख महसूस हुआ। ऐसा लगा कि जो भी उन्होंने देखा वो वहाँ रहना नहीं चाहता, और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि वो यंग था। यंग? जैसे कोई बच्चा? हाँ, जैसे कोई बच्चा हो। और यहीं से ये कहानी एक टिपिकल गोस्ट स्टोरी से अलग हो जाती है। डर की जगह दुख का एहसास। ये बताता है कि ये शायद किसी बुरी शक्ति की कहानी नहीं, बल्कि किसी फंसी हुई दुखी एनर्जी की कहानी है। ये पहला कनेक्शन है जो प्रणव ने उस जगह के साथ बनाया। प्रणव की चीख निकल गई। उनके साथ उनकी कजिन तारा सेन और दोस्त माया फूकन भी थीं। जब प्रणव ने उन्हें बाहर जाकर ये बताया, तो वो दोनों वापस अंदर जाकर देखना चाहती थीं। इंसानी फितरत है, क्यूरियोसिटी अक्सर डर पर हावी हो जाती है। जब तक खतरा सीधे आपके सामने ना हो, आप उसे वेरीफाई करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई उसी कॉरिडोर में धीरे धीरे जानबूझकर चल रहा था। इस बार प्रणव ने अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। वे सब घर लौट आए। प्रणव ने सोचा कि बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन जाहिर है असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। और अक्सर ऐसा ही होता है, लोग सोचते हैं कि उस जगह को छोड़ देने से वो अनुभव भी पीछे छूट जाएगा, लेकिन कई बार आप उस जगह को नहीं, बल्कि वो जगह आपको पकड़ लेती है। इसे अटैचमेंट कहते हैं। कोई चीज, कोई एनर्जी आपसे जुड़ जाती है और आपके साथ आपके सेफ स्पेस तक, मतलब आपके घर तक चली आती है। और प्रणव के केस में यही हुआ। घर आने के कुछ ही दिन बाद पहला संकेत मिला, और वो थी आवाजें। एक शाम प्रणव ने दरवाजा खोला तो घर के अंदर से एक आदमी और औरत के बात करने की आवाज आई। फुसफुसाहट नहीं, बाकायदा बातचीत। हाँ, पूरी बातचीत। जैसे ही प्रणव ने उस आवाज पर ध्यान दिया, वो बंद हो गई। घर खाली था। ये एक बहुत आम पैटर्न है, जिसे हम ऑडिटरी फिनोमेना कहते हैं। वो अक्सर पहला चरण होती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि आवाज को हमारा दिमाग आसानी से एक वहम मानकर खारिज कर सकता है। हवा चल रही होगी या पड़ोस से आवाज आई होगी। ये एक तरह का सॉफ्ट ओपनिंग होता है, ये देखने के लिए कि आप रिएक्ट करते हैं या नहीं। और ये सिर्फ प्रणव के साथ नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद उनकी कजिन तारा ने ऊपर के कमरे में एक आवाज सुनी। उसे लगा कि वो प्रणव के पिता हैं, लेकिन वो तो पूरे दिन से काम पर थे। और ये क्रूशियल पॉइंट है। जब तक अनुभव सिर्फ एक इंसान तक सीमित है, उसे साइकोलॉजिकल कहकर टाला जा सकता है। लेकिन जब वही अनुभव बिना किसी बातचीत के किसी दूसरे इंसान को भी होने लगे, तो शक यकीन में बदलने लगता है। ये वैलिडेशन का काम करता है। आवाजों के बाद दूसरा संकेत था वो बच्चा। ये प्रणव ने नहीं, सिर्फ तारा ने देखा।
एक सुबह वो सोकर उठी और उन्होंने बेडरूम के दरवाजे पर एक छोटे बच्चे जैसी आकृति को खड़ा देखा। पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अब देखिए ये चीजें कैसे जुड़ रही हैं। ये उस पहली घटना से सीधे जुड़ता है जहां अस्यालम में प्रणव को लगा था कि जो परछाई थी वो यंग थी। ऐसा नहीं कि घर में कोई रैंडम भूत आ गया है, ऐसा लगता है कि अस्यालम की वही स्पेसिफिक प्रेजेंस उनसे जुड़ गई थी और अब घर में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और फिर चीजों ने फिजिकली हिलना डुलना शुरू कर दिया। एक रात वो सब नीचे टीवी देख रहे थे। अचानक ऊपर वाले कमरे से भारी फर्नीचर के घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई अलमारी या बिस्तर को जमीन पर खींच रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसी ही आवाज। ये एक एस्केलेशन है। आवाजें और परछाइयां दिमाग का वहम हो सकती हैं, लेकिन फर्नीचर के हिलने की आवाज को अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। ये एनर्जी अब फिजिकल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने लगी है। उसके ठीक बाद हल्के कदमों की आहट हॉल से होते हुए प्रणव के भाई के कमरे की तरफ गई। उनका भाई घर पर नहीं था और उनके पिता सुबह 5 बजे उठते थे। वो कभी नींद में नहीं चलते थे। मतलब घर में उन लोगों के अलावा कोई और था जो चल रहा था। लेकिन सबसे डरावनी घटना अभी बाकी थी। यहाँ तक की घटनाओं में एक पैटर्न है। ये सब रात में हो रही हैं या जब घर में शांति है। ये ध्यान खींचने की कोशिशें हैं, लेकिन अभी तक नॉन वायलेंट है। ये बस कह रही हैं हम यहाँ हैं। पर अगली घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह प्रणव 4 बजे काम के लिए निकल गए। घर पर उनकी कजन तारा और उनके पिता सो रहे थे। लगभग 45 मिनट बाद तारा की नींद सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज से खुली। सुबह 4:45 बजे। ये विचिंग आवर नहीं है, ये एक सामान्य सुबह है। ये दिखाता है कि अब वो मौजूदगी दिन और रात का फर्क नहीं कर रही, वो और बोल्ड होती जा रही है। तारा ने सुना कि अलमारियां खड़की, बेसमेंट से कुछ हिलने की आवाज आई, जैसे कोई तैयार हो रहा हो, कपड़े बदल रहा हो। उसे लगा शायद उसके अंकल जल्दी उठ गए हैं। और फिर बेड के बगल वाली दीवार पर एक जोरदार हिंसक धमाका हुआ। ये कोई दस्तक नहीं थी, कोई हादसा नहीं था। नहीं। प्रणव अपने पत्र में लिखते हैं, ऐसा लगा जैसे कोई पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आया हो और जानबूझकर दरवाजे के बजाय दीवार से टकरा गया हो। उस आवाज के बाद घर में एकदम सन्नाटा छा गया। और यहाँ से चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। यहीं पर हम पैसिव हॉन्टिंग से एक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते देखते हैं। पैसिव का मतलब है हम यहाँ हैं, जैसा कि कदमों की आहट या फुसफुसाहट। एक्टिव का मतलब है हम चाहते हैं कि तुम जानो कि हम यहाँ हैं और हम तुमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं। दीवार पर वो धमाका सिर्फ ध्यान खींचना नहीं है, ये एक तरह से हदों का आजमाना है। ये एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि घर में रहने वाले कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। उस धमाके के बाद प्रणव को एक बात समझ आई। जो भी उनके पीछे अस्यालम से आया था वो एक नहीं था, वो कई थे। एक बच्चा जो छिपता है, बड़े जो तब बात करते हैं जब कोई नहीं सुन रहा होता, कोई जो रात में हॉल में चलता है और कोई जो दीवारों को टेस्ट करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जैसे कलेक्टिव मेमोरी या प्लेस मेमोरी कहते हैं। सोचिए, उस अस्यालम में सालों तक कितने लोगों ने दुख, पीड़ा, अकेलापन और निराशा महसूस की होगी। वो सारी भावनाएं, वो सारी एनर्जी उस इमारत की दीवारों में, उसकी जमीन में बस जाती है। वो एक इमोशनल रेजिड्यू छोड़ जाती है। इसका मतलब प्रणव के पीछे कोई एक शख्स की आत्मा नहीं, बल्कि उस असाइलम का पूरा दर्द, पूरा इतिहास ही आ गया। यही कलेक्टिव मेमोरी का आइडिया है। प्रणव जब वहां गए तो शायद वो अनजाने में उस कलेक्टिव एनर्जी के लिए कंडक्टर बन गए और वो ऊर्जा उनके साथ उनके घर तक चली आई। इसीलिए उन्हें एक बच्चा भी महसूस होता है और एक आदमी औरत की बातें भी सुनाई देती हैं और एक हिंसक टकराव भी महसूस होता है। ये अलग अलग आत्माएं नहीं, बल्कि एक ही जगह के दर्द के अलग अलग हिस्से हैं जो अब खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये तो और भी ज्यादा डरावना है। किसी एक भूत से डील करना एक बात है, पर किसी जगह की पूरी हिस्ट्री से। ये डरावना भी है और दुखद भी, क्योंकि इसका मतलब है कि ये कोई शैतान नहीं है जो उन्हें परेशान कर रहा है। ये उन अनगिनत लोगों की भूली बिसरी कहानियां हैं जो बस सुनी जाना चाहती हैं। प्रणव लिखते हैं कि मेघालय में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वीरान जगहें आत्माएं बनाती नहीं है, वे उन्हें इकट्ठा करती हैं। और जब आप उनके गलियारों में घूमते हैं, बहुत करीब से देखते हैं, तो वे आपको देख लेती हैं और कभी कभी आपके साथ घर आ जाती हैं। ये कहानी एक क्लासिक हॉन्टिंग से बहुत आगे निकल जाती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये कई अनकही कहानियों का बोझ है जिसे अब प्रणव का परिवार ढो रहा है। उस दीवार वाले इंसिडेंट के बाद प्रणव और उनके परिवार ने एक नियम बना लिया है। वे घर के अंदर इस बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उनका अनुभव है
कि जब भी वे इन घटनाओं का जिक्र करते हैं तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, आवाजें लौट आती हैं। ये भी एक कॉमन पैटर्न है। ऐसा लगता है कि उस एनर्जी को अटेंशन से ताकत मिलती है। जब आप उन्हें एक्नॉलेज करते हैं तो आप उन्हें वैलिडेट करते हैं और वो और ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हैं। प्रणव अपने पत्र के अंत में एक बहुत गहरी बात लिखते हैं। वे डराना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि उन्हें याद रखा जाए। और एक बार जब उन्हें पता चल जाता है कि आप उन्हें सुन सकते हैं तो वे चुप रहना बंद कर देते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है जिसके साथ शायद प्रणव और उनका परिवार हर रोज जी रहे हैं। अगर कोई मौजूदगी सिर्फ इसलिए शोर मचाती है क्योंकि उसे याद किया जाना है, तो क्या उसे अनदेखा करना ज्यादा क्रूर है या उसे स्वीकार करके उसके गुस्से और दुख का सामना करना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। आप शांति चुनते हैं या आप उन आवाजों को सुनते हैं जो सदियों से अनसुनी हैं? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।